जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस क्वेश्चन में से बचे हुए क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बाकी के जो बचे हुए 9 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के ही सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। दूसरा है एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों में विभाजित होने योग्य होता है। और तीसरा है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। और चौथा है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डाल्टन के पद्धति के अनुसार आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी बात की जाती है डाल्टन की पद्धति की तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि जो डाल्टन का पद्धति है इसी को क्या बोला जाता है। आप कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे डाल्टन ने दिया। आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें इन्होंने क्या बताया, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले ये बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने हुए हैं और ये जो सूक्ष्मतम कण है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। और साथ ही उन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु हैं ये अविभाज्य कण होते हैं, यानी कि इसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे पहला पोस्टुलेट था वो क्या था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। और परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। साथ ही इन्होंने क्या बताया कि एक ही प्रकार के जो तत्व होंगे उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उसका गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होंगे उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ भी उनका फेल हो गया जब समस्थानिक और संभारी की खोज हो गई थी, तब उनका ये दोनों पोस्टुलेट क्या हो गया था, गड़बड़ हो गया था। तो सबसे जो मेन इनका पोस्टुलेट था इसके थ्योरी का वो क्या था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं और उसे परमाणु बोला जाता है और परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो जाता है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑप्शन पे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ध्यान दीजिए कि आपका पहला ऑप्शन है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। मेरे मित्र, डाल्टन ने समान तत्व के परमाणु की बात करा था, लेकिन आपके पहले ऑप्शन में किसकी चर्चा की जा रही है, अणु की चर्चा की जा रही है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ सर, तो सर छंट गया। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है कि एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अणु जब भी विभाजित होगी तो परमाणु में विभाजित होगी और परमाणु जो है वो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की चर्चा डाल्टन ने नहीं करा था। डाल्टन ने क्या बताया, तो डाल्टन ने बताया कि जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है वे अविभाज्य होते हैं, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में भी आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखा गया है और साथ ही साथ ये गलत भी है। आपके ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य कौन होता है, तो आप कहेंगे परमाणु होता है। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या है सर, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार नहीं है, यानी कि डाल्टन पद्धति के अनुसार नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन है कि समान तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि समान तत्व के जो परमाणु होते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो कहीं ना कहीं आपका तीसरा ऑप्शन भी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आपका चौथा ऑप्शन क्या है कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार है। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं, अविभाजित कण होते हैं, इसको और ज़्यादा टुकड़ा में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे पूछा जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ये किस नियम पे आधारित था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आधारित था, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये किस नियम पे आधारित है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे रासायनिक संयोग नियम पे आधारित है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। ऑप्शन दिया हुआ है 15 kg, दूसरा ऑप्शन है 1.5 kg, तीसरा ऑप्शन है 30 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 30 kg। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और साथ ही जो वस्तु की गतिशील ऊर्जा है यानी कि गतिज ऊर्जा है वो कितना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 जूल है। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा यानी कि m = व्हाट। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा के जगह हम लोग 120 रखेंगे, हाफ तो हमारा रहेगा ही रहेगा, m हमको निकालना है और यहाँ पे वेग है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्क्वायर है तो 4 × 4 कर देते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4। 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8m और 15 8 क्या होता है 120, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे 15 kg। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 15 kg हमारे पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है वायु। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश सबसे तीव्र गति से निर्वात में यात्रा करता है यानी कि वैक्यूम में करता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कोई ये पूछे कि ये बताओ कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आप सभी ध्यान में रखना रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था या बताया था, आप कहेंगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछे ये बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप क्या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ध्यान में रखिएगा कि जितनी प्रकाश की चाल निर्वात में होती है लगभग उतना ही हम लोग कहाँ पे मानते हैं, एयर में भी मानते हैं यानी कि वायु में भी मानते हैं। और साथ ही आप सबों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ कि प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकेंड में कितना होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी पानी में प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। और मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछते ये बताओ कि जो प्रकाश है इसका चाल कांच में कितना होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और यही किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे किलोमीटर में ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश की चाल की खोज रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह सबसे तीव्र गति से किस में चलता है, तो निर्वात में चलता है। निर्वात में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पानी में तो सर 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में तो आप कहेंगे 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साथ ही 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको ये डाटा याद रहेगा तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होते हैं
ऑप्शन दिया हुआ है या तो माता से या पिता से, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है पिता और चौथा ऑप्शन है माता पिता दोनों द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मनुष्य जाति का जो पुरुष वर्ग होता है उसको एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जैसा कि हम सबों को मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी डबल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और ये जो डबल पेरेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो आप कहते हैं अपोजिट सेक्स वाले होते हैं। एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है? तो आप कहते हैं गुरुजी फीमेल होता है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम न हो कि जो मेल होते हैं इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मेल में जो है वो एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में क्या होते हैं? एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं फीमेल की तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके पास भी 2 क्रोमोसोम होता है, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल में जो है एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि रिप्रोडक्शन प्रक्रिया के उपरांत जो फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ डिफ्यूज होता है, मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ डिफ्यूज होता है, तब किसकी संभावना रहती है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी गर्ल्स होने की संभावना होती है, यानी कि लड़की होने की संभावना होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर रिप्रोडक्शन के दौरान मेल का जो है वाई क्रोमोसोम वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तब जो है किसकी संभावना होती है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी तब जो है वो बॉय होने की संभावना होती है, यानी कि लड़का होने की संभावना होती है। इसका मतलब साफ है कि अगर एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेगा, अगर एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेगा तो क्या होगा? आप कहेंगे लड़की। और अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेगा तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लड़का होगा। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि लड़का होने के लिए जो एक्स क्रोमोसोम चाहिए वो कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे कि गुरुजी लड़का होने के लिए जो एक्स क्रोमोसोम चाहिए वो एक्चुअली में जो है वो फीमेल से प्राप्त होता है, यानी कि माता से प्राप्त होता है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक्स क्रोमोसोम डिफ्यूज करेगा तो लड़की होने की संभावना रहेगी, और अगर रिप्रोडक्शन में एक्स और वाई क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेगा तो किसकी संभावना होगी? लड़का होने की संभावना होगी। और ध्यान में रखेंगे कि लड़का होने के दौरान जो एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो आप कहेंगे फीमेल के बॉडी से मिलेगा, यानी कि माता के बॉडी से मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है दोनों अनुप्रस्थ तरंग होती है, दूसरा ऑप्शन है दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, और आपका चौथा ऑप्शन है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। आपको बताना है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसा कि हम सबों को मालूम है कि जो ध्वनि है ये कौन सा तरंग होता है? आप कहते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और साथ ही जो आपका प्रकाश है ये कौन सा तरंग होता है? तो आप कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? यांत्रिक तरंग होता है, जबकि जो आपका प्रकाश है ये किस प्रकार का तरंग होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। किस प्रकार का तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और हम लोग इसीलिए याद भी करते हैं कि प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? ये आपका यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 प्रकार और चौथा ऑप्शन है 3 प्रकार। आप कहेंगे कि गुरुजी ये किस विखंडन की बात की जा रही है?
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं और उसी में से एक प्रकार कौन सा है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी उसी में से एक पहला प्रकार है फिजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो आप कहते हैं कि विखंडन प्रक्रिया में ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो न्यूक्लियस रहता है वो पहले क्या होता है? डेवलप होता है। जैसे जैसे वो डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म का शरीर भारी होते जाता है और एक समय में वो क्या हो जाता है? तो सर दो भाग में बढ़ जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर सेल को फॉर्म करता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? हमारा विखंडन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसका बॉडी जो है वो विखंडित होकर के एक से ज्यादा डॉटर सेल का निर्माण करता है और इस प्रकार का विखंडन को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि ये जो विखंडन की प्रक्रिया है ये दो प्रकार का है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका विखंडन दो प्रकार का है उसमें कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? तो दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। दूसरा कौन सा होता है? मल्टीपल फ्यूजन। और इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? तो सर इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी फ्यूजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में द्विविखंडन कहते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि बाइनरी फ्यूजन से कौन से ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो आप किसका नाम लेंगे? अमीबा का नाम लेंगे। और साथ ही साथ किसका नाम लेंगे? तो आप कहेंगे पैरामीशियम। क्या कहेंगे? पैरामीशियम। और अगर कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि मल्टीपल फ्यूजन से किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो आप कहेंगे जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है इसके बॉडी में क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी मल्टीपल फ्यूजन होता है। ध्यान में रखिएगा प्लाज्मोडियम क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये मलेरियल पैरासाइट है और इसी के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्केन, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है एल्काइन और चौथा ऑप्शन है एल्कीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे एल्केन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मेरे मित्र इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जो क्या होते हैं? तो सर केमिकली रिएक्टिव होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और अगर कोई ये पूछ दे ये बताओ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार। कौन कौन सा? तो आप कहिएगा एल्कीन और साथ ही साथ एल्काइन। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्केन कहा जाता है। और सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो एल्काइन और एल्कीन है ये क्या है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत सारे मित्रों के मन में ये भी चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो समस्थानिक भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोटॉप्स कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो
उसे क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्थानिक, यानी कि समस्थानिक जो होंगे वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर एक ही जगह का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कोई भी तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। जैसे कार्बन 612 और कार्बन 614, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का परमाणु संख्या जो है वो समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। इसी तरह से क्लोरीन 1734 और क्लोरीन 1735.5, ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ऑप्शन दिया हुआ है बल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है शक्ति। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भौतिक राशि है या भौतिक मात्रा है जो किए गए कार्य के गति को मापती है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पहले ऑप्शन में बल दिया हुआ है और हम लोग बल इक्वल टू फार्मूला क्या लिखते हैं, आप कहते हैं ma लिखते हैं। और आप क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ जो त्वरण होता है, इसी दोनों के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। और बल क्या है, तो आप कहते हैं एक भौतिक राशि है या भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो बल में कहीं पे भी कार्य आपका नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका छट गया। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है वेग। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, आप कहते हैं वेग बोला जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी सर कार्य आ रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, तो सर छट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका ऊर्जा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऊर्जा जो होता है वो कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। यहाँ पे कार्य करने का जो गति है उसको नहीं मापा जाता है। ऊर्जा सिर्फ ये बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना क्षमता है। तो आप कहेंगे सर तब तो हमारा ये ऑप्शन भी छट जाएगा, बिल्कुल छट जाएगा। और मेरे मित्र आपके चौथे ऑप्शन में शक्ति। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कार्य करने की गति होगी वो किसके द्वारा मापा जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी शक्ति के द्वारा मापा जाएगा। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन दिया हुआ है वजन और त्वरण, दूसरा ऑप्शन है वजन और बल, तीसरा ऑप्शन है वजन और द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है वजन और संवेग। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसका एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है, यानी कि एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में वजन और साथ ही साथ त्वरण दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑब्वियसली वजन का यानी कि जो वेट का एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा सर। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है वजन और बल। दूसरे ऑप्शन में क्या है, वजन और बल। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वजन का भी ऐसा यूनिट न्यूटन और साथ ही साथ बल का ऐसा यूनिट भी न्यूटन। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में जो वजन और बल दिया हुआ है इसकी एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में वजन और द्रव्यमान है, तो भाई मेरे वजन का तो यूनिट न्यूटन ही होगा, लेकिन द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे केजी हो जाएगा। और आपके चौथे ऑप्शन में वजन और संवेग है, तो आप कहेंगे वजन का यूनिट तो हम लोग न्यूटन ही लेंगे, लेकिन जब हम लोग संवेग की बात करेंगे तो संवेग के लिए हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।